हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12th की फ़िज़िक्स का हम लोग ये जो चल रहा है हमारी सीरीज़ चल रही है, न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 4th चैप्टर में, इससे पहले वाला जो चैप्टर है, इससे मतलब हम वापस की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 6 चैप्टर तक का कर लिया है कहानी। और 6 चैप्टर से लेकर के हमने 6 का किया, 3 का किया, और 6 के हमने न्यूमेरिकल कर लिए थे, फिर 5 के न्यूमेरिकल कर लिए थे, और 4 के न्यूमेरिकल कर लिए थे। मुझे लगता है 4 के न्यूमेरिकल में, चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल में हम लोगों का एक क्वेश्चन शायद बचा था। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं अगर, तो इसको हमारा एक क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है, इसको हम लोग करेंगे। अगर आपको कोई इसमें समस्या आई होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसके लिए एक नया वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए। तो हम किसी भी चैप्टर को अगर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो हम लोगों ने 2-3 चीज़ें बात करी थी। मैंने कहा था कि आप एनसीईआरटी के इस चीज़ को अगर रिवाइज़ कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर में दिया हुआ है, अगर आप इससे क्या कर सकते हैं, इससे आप अपना रिवीजन बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और एक चीज़ और, दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी चैप्टर का एक्सरसाइज करने जाएं, ध्यान रखिएगा, यहाँ तो मैं करा ही रहा हूँ एक्सरसाइज, लेकिन ये आपके लिए है क्योंकि आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। क्लास 12th है तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आप एक काम कीजिए, एक्सरसाइज के साथ साथ एग्ज़ाम्पल को भी ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्पल सॉल्व होते हैं तो उसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं होता, आपको बस समझना होता है वहाँ से। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही मैक्सिमम ये देखा गया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो और चाहे यूपी बोर्ड हो, एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कोई, क्योंकि हम पेपर तो थोड़ी ना बनाते हैं जो हम बता देंगे, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि कभी कभी एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन, सीधे सीधे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि पहले एग्जाम्पल कर लिया जाए और फिर एक्सरसाइज की तरफ आया जाए। तो एक्सरसाइज का काम तो हमारा हो गया, एग्जाम्पल का काम आपका है। एग्जाम्पल आप कीजिए। अगर कोई एग्जाम्पल आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमारे ऐप पे कमेंट करके उसको बताइएगा, हम तक बात पहुंचेगी, हम एग्जाम्पल को सॉल्व करा देंगे। इसमें कोई समस्या आपको अगर आ रही है तो हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। जब भी आप एक्सरसाइज करने जाएंगे तो पहला काम एग्जाम्पल, और इससे पहला काम रिवीजन। ये काम आप जरूर करिए, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन समझ पाएंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप चैप्टर 4 पढ़ें और चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल अचानक से आपके सामने आ जाए और आप लगाने बैठ जाएं। तो बेहतर ये है कि आप उस चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए, और रिवाइज़ करने के बाद उसके फॉर्मूले को, तो रिवीजन अगर आप नहीं कर सकते, मतलब अगर आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, तो जो है उनके लिए भी है, और जो लोग करते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि पढ़ना है आपको। पढ़ाई जितनी आसानी से आप अच्छे से करेंगे, नंबर आपके उतने अच्छे आएंगे, क्योंकि हमारा बस है कि चीज़ों को सरल बनाना, नंबर पाना आपके हाथ में है। तो चलिए, फिलहाल प्रयास हैं, अच्छे नंबरों से आप पास होंगे, कुछ में कोई दो राय नहीं है। बस यहाँ पे आप रिवीजन थोड़ा सा देख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं धारा क्या होती है, धारा क्षेत्रफल होता है। ये एक उसका धारा का क्या होता है, किसी एक दिए गए क्षेत्रफल में जितनी ज़्यादा आवेश प्रवाहित हो जाएं उन्हें धारा कहते हैं। उसमें आप लोगों ने निकाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकाला है। फिर यहाँ पे आपने प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोध का फॉर्मूला ये है, एक फार्मूला ये आपको मिल जा रहा है। यहाँ से आप प्रतिरोध और रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, ये रो क्या है, रो प्रतिरोधकता है। एल क्या है, एल है लंबाई, ए क्या है, एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये है। उसके बाद बी इक्वल टू आई आर, ओम्स के लॉ से। ध्यान रखिएगा, ओम्स का लॉ अगर आप क्लास 12th में लिख रहे हैं तो आपको ये बात ज़रूर लिखनी पड़ेगी कि जब सभी भौतिक राशियाँ कौन कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये सब कांस्टेंट है यानी नियत हूँ, ये सब क्या हो जाए, नियत यानी कांस्टेंट हो जाएं, तभी v इक्वल टू आई आर है। अगर v इक्वल टू आई आर, अगर ये सब नियत ना होंगी तो ये सब उसमें क्या करेंगी, अपना इफेक्ट शो करेंगी। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या करते हो, सभी को प्रतिरोध, सब चीज़ों को पहले आप कांस्टेंट करते हो, भौतिक राशियों को, उसके बाद आप कहते हो जितना पोटेंशियल रहेगा उतनी ज़्यादा धारा बहेगी।
और इसको रोकने के लिए आप V=IR लगा देते हो। चलिए, उसके बाद फिर आपने पढ़ा है प्रतिरोधकता। ये है आपकी करंट डेंसिटी, घनत्व, ठीक है, धारा का घनत्व जिसे आप कहते हैं, धारा का घनत्व J=NQVD। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, और इसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। ये एक रिलेशन निकल के आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। फिर आप रेसिस्टिविटी से निकालते हैं, ये आपका आ जाता है फोर्स से। F क्या होता है? Q/Ne। F क्या होता है? फोर्स क्या होता है? F/Q E होता है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ E हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा? EV। और F बराबर क्या होता है? MA। तो यहाँ से A निकालोगे तो क्या बन जाएगा? EE/A, सॉरी M, यहाँ से M कैंसिल हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया है? ये आपने इसका डेरिवेशन भी पढ़ा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टाउ क्या है? टाउ है रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है? जब आप टक्कर करते हैं तो कई टक्करों का जो लगा हुआ समय होता है उसे श्रांति काल कहते हैं। चलिए, उसके बाद ये द्रव्यमान पे आधारित है और श्रांति काल पे आधारित आपकी रेसिस्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ओम्स के लॉ पे आते हैं, जिसमें आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के बारे में चर्चा की जाती है। तो ये निकल के आता है V=IR से, आंतरिक और बाह्य के लिए आता है। E क्या है? E है वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी भी सेल का बाहर वाला और अंदर का दोनों का पोटेंशियल अगर आप जोड़ लेते हैं तो उसका कुल जो पोटेंशियल आता है वो विद्युत वाहक बल आता है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने किरचॉफ का लॉ पढ़ा है। किरचॉफ के लॉ में संधि का नियम पढ़ा है। संधि का नियम में आप करंट है, ये एक जो है संधि का नियम होता है। और दूसरा क्या होता है? द्वितीय नियम क्या है? पास का नियम यानी लूप का नियम, जिसमें आप एक लूप बनाते थे और उस लूप के आधार पर अगर करंट बह रही है तो उसे पॉजिटिव और निगेटिव लेते थे। इसमें ये किस पे आधारित है? इसमें से ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता था और एक आवेश संरक्षण पे आधारित है, ठीक। और तीसरा चीज़ आपने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या था? व्हीटस्टोन सेतु जो किरचॉफ का लूप नियम है उसी का एक उपयोग है। उसके उपयोग से हम व्हीटस्टोन ब्रिज में आप नापते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के न्यूमेरिकल। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल जो आएगा, यहाँ से आप देख, पहले न्यूमेरिकल में हम लोग वही अपना पुराना प्रोसेस अपनाएंगे। क्या है? पहले आप देख लीजिए क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है, ज्ञात क्या है और अज्ञात क्या है, क्या क्या चीज़ें ज्ञात हैं और क्या क्या चीज़ें अज्ञात हैं। तो ज़रा हम लोग लिखेंगे ज्ञात हैं। क्या चीज़ ज्ञात है भैया? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार में संचयक वैद्युत वाहक बल, जब भी वर्ड आया वैद्युत वाहक बल यानी ये स्मॉल ई आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 12 वोल्ट दिया गया है, ठीक। और फिर कह रहा है यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, तो जरा समझिएगा, आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर, कैपिटल आर होता है हमारा बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध हमारा क्या होता है? स्मॉल आर। ये कितना दिया गया है? 0.4 ओम, ठीक। अब क्या है? बैटरी से जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है? अब ये बड़ा मज़ेदार है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ये है तो जाने वाली धारा क्या होगी? ईएमएफ बराबर हम लोग जानते हैं, ईएमएफ बराबर होता है बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ठीक। परंतु अगर हमसे पूछा गया जा रहा है किसी कार के संचायक बल, बैटरी संचायक मतलब जो इकट्ठा है, अंदर की बात हो रही है, मतलब किसी बैटरी के भीतर कितनी संचय है, मतलब इकट्ठा है। तो बाहर तो थोड़ी ना इकट्ठा होगी, कहाँ इकट्ठा होगी? अंदर। यानी आपका जो विद्युत वाहक बल है वो सिर्फ आंतरिक के लिए पूछ रहा है। बाह्य इसका क्या है? 0। क्यों बाह्य 0 है? क्योंकि आप कोई चीज़ कहाँ पे इकट्ठा करके रखते हो? किसी चीज़ के अंदर रखते हो ना बैठ करके। जैसे आप किसी चीज़ में, इसमें कहा जा रहा है संचायक बैटरी, ठीक है। किसी कार की क्या है?
संचायक बैटरी। तो संचायक बैटरी का मतलब ये हो गया है कि आपने इसको इकट्ठा करके रखा है, यानी बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 12 वोल्ट। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है यानी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, स्मॉल आर की वैल्यू निकल के आ रही है 0.4 ओम। अब इसमें हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम लोग इसमें जानते हैं कि जब आप इसमें स्टोर की बात करते हैं तो यानी अगर बैटरी स्टोर है, इसमें सारी धारा की बात हो रही है यानी अंदर, क्योंकि संचयक है, ठीक। तो संचय तब आप करते हैं बैटरी के भीतर, इसीलिए आपका जो बाह्य विभवांतर है वो यहाँ पे शून्य माना जाएगा, क्योंकि आप बैटरी के भीतर की बात कर रहे हैं, बाहर टर्मिनल नहीं लगे हुए हैं, अभी आपने बैटरी को यूज नहीं किया है, अभी आपके बैटरी के अंदर संचय है, इसीलिए बाह्य विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य। यानी जब बाह्य विभवांतर शून्य हो गया तो आपका बचा क्या, आंतरिक विभवांतर, यानी कौन बचा, आंतरिक विभवांतर। और आप इस फॉर्मूले पे अगर आप रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर आंतरिक विभव कैसे निकालते हैं भैया, आंतरिक विभव यानी V इंटरनल इक्वल टू होता है IR, तो ये हो जाएगा I और R, और ये वाला बाह्य वाला क्या हो जाएगा, शून्य। अब यहाँ समझिएगा E कितना दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, अधिकतम धारा का मान, मतलब धारा का मान निकालना, यानी I की वैल्यू निकालनी है। तो जरा समझिएगा E कितना दिया है 12 वोल्ट, R कितना दिया है 0.4। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 12/0.4, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 लगाएंगे I, यानी ये हो जाएगा 4 से 4 तिहाई हो जाएगा 12, I की वैल्यू आ गई 30 एम्पीयर। क्या आ गई भैया, 30 एम्पीयर। तो आपने पहले इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना कि क्या होगा, कुछ जानकारियाँ आपको उसके क्वेश्चन के भीतर में दे दी जाएंगी शब्दों में। तो यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है वो ये दी जा रही है संचायक बैटरी। संचायक बैटरी का मतलब ये हो गया कि वो संचय की गई है, संचय की गई का मतलब है कि उसके आंतरिक विभव की बात की जा रही है, बाह्य विभव अभी लगाया नहीं गया है, इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व किए हैं, इसीलिए इसका बाह्य वाला शून्य हो जा रहा है, ठीक है। तो इस बारे में ये बिल्कुल फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन मिल गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिएगा, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए क्या है, कह रहा है 10 वोल्ट की विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, यानी इसमें ज्ञात क्या है भैया, ज्ञात है V, विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है ना, तो EMF बराबर कितना हो रहा है 10 वोल्ट, EMF कितने का है 10 वोल्ट का, और जिसका आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r भी कितना दिया हुआ है 3 ओम, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 3 ओम, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, चलिए किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान I है, यानी I बराबर कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पीयर, 0 पॉइंट क्या दिया गया है 5 एम्पीयर। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, जब परिपथ बंद हो और सेल के टर्मिनल की वोल्टता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक तो आपसे बोल रहा है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, यानी यहाँ पे R पूछा जा रहा है और साथ में V बाह्य पूछा जा रहा है, ठीक है, बाहर के लिए विभवांतर पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा समझ लिया आपने, अब इसमें सॉल्व करते हैं। बाह्य का
तो आप पहले ये निकालें, देखिए आंतरिक विभवांतर कितना होगा। अगर आप आंतरिक विभवांतर निकालना चाहें तो देखिए आंतरिक विभवांतर ये आपको ज्ञात है, ठीक, ये आपको वो निकालना है। अब देखिए आंतरिक विभवांतर, पहले आप यहीं से देखो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। फिलहाल हम आंतरिक विभवांतर पहले निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि आपको बाह्य तभी निकलेगा क्योंकि ईएमएफ बराबर होता है V बाह्य प्लस V आंतरिक। तो अगर आपका आंतरिक निकल जाए तो हम इसको इधर ले आएंगे और E दिया हुआ है और आपका बाह्य निकल जाएगा, तो एक काम आपका हो जाएगा। जब बाह्य निकल जाएगा तो V बराबर हम लोग जानते हैं IR, तो यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। चलिए देखते हैं। तो आंतरिक विभवांतर पहले निकालिए, तो V आंतरिक कितना आएगा, ये आंतरिक कितना होगा I और स्मॉल r। I की वैल्यू कितनी दी गई है 0.5 एम्पियर और R की वैल्यू दी गई है 3, यानी होगा 1.5 क्या होगा वोल्ट, ठीक, 1.5 वोल्ट। तो आंतरिक कितना निकल के आया 1.5 वोल्ट। तो बाह्य कितना आएगा, तो देखिए इसी फॉर्मूले में रख दें, इस फॉर्मूले में रख दें। आंतरिक हमारा निकल गया 1.5, यहाँ रखें तो ईएमएफ टोटल दिया हुआ है 10 वोल्ट इक्वल टू V बाह्य प्लस V आंतरिक। तो आंतरिक, तो देखिए आंतरिक की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 1.5 वोल्ट हम लोगों ने निकाल ली। तो इसका अच्छा इसको निकाले कैसे हैं, IR, R आंतरिक दिया हुआ है और क्वेश्चन में करंट की वैल्यू दी गई है, तो इसकी जगह हम लोग लिख रहे हैं 1.5। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 10 माइनस 1.5 इक्वल टू V बाह्य, और V बाह्य की जो वैल्यू आई है वो आई है 8.5। तो इसकी वैल्यू निकल करके हमारी कितनी आ गई 8.5, ठीक। अब हमें प्रतिरोध का प्रतिरोधकता निकालना, तो देखो ये आ गया V बाह्य। अब हम जानते हैं V बाह्य बराबर क्या होगा I, धारा तो सेम है, और इनटू कैपिटल R। तो कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है, तो 8.5 तो यहाँ रहने दीजिए। I की वैल्यू कितनी है 0.5, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8.5 0.5 इंटू R। इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा भैया 8.5 अपॉन 0.5 इक्वल्स टू R, और यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से पॉइंट हट गया, 8 का इसमें करिए 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी रेजिस्टेंस कितना आ गया है, ये आ गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो टेम्परेचर बेस है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कमरे के ताप पर ये है, करते हैं। तो ये आ गया आपका 17, ठीक, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 35 1 आ गया। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये आपका निकल गया। ये क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया। चलिए और देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फॉर्मूला कौन लग रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो आपने बुक में पढ़ा होगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है भैया, इसको आपने ताप का प्रभाव पढ़ा होगा, तापीय प्रभाव, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ठीक। तो ये ताप के कारण क्या है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, घटता है या बढ़ता है, इस पर हम लोग देखे थे। तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। तो 3rd क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको मिटाते हैं पहले। तो 3rd क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम लोग इसको देख लेंगे और उसमें ज्ञात क्या क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कमरे का ताप दिया गया है, यानी T1 मान लेते हैं, आपको T1 दिया गया है। T1 कितना दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए
ताप पर तापांक अवयव का प्रतिरोध, यानी अगर T1 पे प्रतिरोध R1 मान लेते हैं तो कितना दिया गया है 100 ओम। ठीक है, यदि तापमान अवयव का प्रतिरोध इतना हो जाए, यानी अगर R2 का प्रतिरोध इससे बढ़ करके कितना हो जाए, वो 117 ओम हो जाए। ठीक, तो अवयव का ताप क्या होगा, यानी R2 के लिए T2 की वैल्यू क्या होगी, इसे निकालना है। एक चीज और दिया है, ताप प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक। ताप गुणांक मतलब क्या होता है भैया, अल्फा की वैल्यू दी गई है। अल्फा होता है तापीय गुणांक। अल्फा का मान कितना दिया गया है भैया, 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन को समझाया भी गया था, अगर नहीं है उस समय थोड़ा सा आप ध्यान ना दिए हों तो एक बार फिर से यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे होगा। इससे पहले हम फॉर्मूला देखें कौन सा लगेगा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, देखिए अगर तापमान ये है T1 है, ठीक, तो ये R1 है। अगर तापमान T2 हो गया तो ये क्या हो गया, R2। अब हम ये कहेंगे इनमें जितना परिवर्तन आया है तो इसमें भी उतना आएगा, यानी ये इसके क्या हैं, अनुक्रमानुपाती। लेकिन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया, पढ़ा ये है कि जब आप T2 यानी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक, तो यहाँ अनुक्रमानुपाती लगता है R2 माइनस R1 के, यानी इसमें कितना बदलाव हुआ उसका अनुपात किससे लेंगे, फर्स्ट वाले से। ये होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप जब अल्फा को हटाते, ये अनुक्रमानुपाती को हटाते थे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये अनुक्रमानुपाती है, ठीक, और इसकी जगह पे आप लगा देते हैं अल्फा की वैल्यू बराबर अल्फा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये अनुक्रमानुपाती है, जब अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो ये गुणांक अल्फा लगाते हैं, जो ये है, ठीक। अल्फा नहीं इधर नहीं, रुक जाओ, ये उल्टा हो रहा है। यानी अगर आप R2 माइनस R1 अपॉन R करते हैं तो ये अनुक्रमानुपाती होता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फॉर्मूला उल्ट इधर से लिख दिया गया, जरा समझिएगा इसको फिर से। तो जितना इसमें मान में परिवर्तन आएगा, यानी R2 माइनस R1 जितना आएगा, वो बटे होगा किसके, बटे उसके फाइनल वाले से, मतलब प्रारंभ से उसमें कितना परिवर्तन आया उसका अनुपात, यानी इसमें अंतर और इसका अनुपात किससे, प्रारंभ वाले से। ये अनुक्रमानुपाती किसके होगा, T2 माइनस T1 के, यानी जितना टेम्परेचर परिवर्तन हो रहा है। तो जब इसका अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो इधर पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं अल्फा। यहाँ क्या लग जाता है, अल्फा, और अल्फा T2 माइनस T1, ठीक। हमको क्या करना है, यहीं पे मान रख देना, ठीक है, यहीं पे मान रख दीजिए। तो किसका मान निकालना है, T2 का मान निकालना है। अब जरा समझिएगा इसको, पहले आप इन दोनों का मान रखिए। तो R2 कितना है, 117 माइनस कितना हो जा रहा है, 100 बटे 100 इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.70 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, 10⁻⁴। इस कंडीशन में आपने फिर लगा है क्या, T2 माइनस T1। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा, T2 माइनस T1 अल्फा का मान हो। तो जब अब देखिए, क्योंकि आपने सबका मान रख दिया है तो हम इसका भी मान रख देते हैं, ठीक। तो इसका मान कैसे रखें, T2 का मान आपको निकालना है, T1 का मान हम लोग रख देते हैं यहीं पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा है, फिर जगह बचेगी नहीं तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटे में लिख देते हैं। इसी चीज़ को हम छोटे में लिख रहे हैं, बस देखिएगा, हम लोग इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं, फिर से लिखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना तो फिर समस्या आएगी। इसको हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 117, तो 117 माइनस कितना दिया गया है ये 100 अपॉन 100, ठीक, इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10 टू पावर -4 हो गया, ठीक, और यहाँ से हो जाएगा T2, यहाँ T1 की वैल्यू कितनी दी गई है 27, ठीक। पहले यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर ले आते हैं, डिवाइड में कर लेते हैं, तो यहाँ से ऊपर से कितना आ जाएगा 17/100 गुणे 1.7 गुणे 10⁴ अगर इसको 10 से अगर 100 में 10 गुणे 10 होगा तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये दशमलव हट जाएगा, T2 माइनस 27। अब ज़रा समझिएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ हट जाएगी, यानी एक ज़ीरो हटा दीजिए, यहाँ पे एक ज़ीरो बचेगा, ये तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब ये 17 है, ये 17 है, एक बार जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 10 की पावर -4 है, अगर यहाँ 10 है तो ये इसका माइनस इस पर एक पावर है तो ये घट करके कितना आ जाएगा 1/10 की पावर -3, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1000, ठीक, ये कितना हो जाएगा 1000। कैसे देखिएगा, इसको फिर से देख लीजिए, 1/10 की पावर -3 था, -3, ये पावर जब ऊपर जाएगी ये बराबर है T2 माइनस 27। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 10 की पावर 3, क्योंकि ऊपर जाने पे ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा T2 माइनस 27, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा इसका लिखते हैं हम लोग 1000, ठीक, और इक्वल्स टू T2 माइनस 27। अब T2 की वैल्यू निकालो भाई, T2 बराबर ही हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर जाने पे क्या हो जाएगा प्लस 1000 प्लस 27, 1000 प्लस क्या हो जाएगा 27, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा T2, यानी T2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये सेंटीग्रेड में है तो इसका भी आंसर कितना आएगा सेंटीग्रेड। यानी आपको R2 लाने में T2 टेम्परेचर को अगर आप कितना कर दें 1027 डिग्री कर देंगे तो आपका जा करके रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा 117, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका न्यूमेरिकल था। अब ठीक है, पहले क्या क्या दिया था, T1 दिया था, T2 दिया था, T1 दिया था, T2 आपको फाइंड आउट करना था, R1 R2 और अल्फा की वैल्यू दी गई थी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों के अंतर का प्राथमिक अनुपात, प्राथमिक से इन दोनों के अंतर का अनुपात अनुक्रमानुपाती होता है उनके बीच के टेम्परेचर डिफरेंस के, ठीक, यानी उनके बीच के जो तापमान परिवर्तन होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जब आप अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यहाँ एक क्या लगा देते हैं बराबर, और एक कांस्टेंट लग जाता है जिसे आप कहते हैं अल्फा गुणांक, तापीय गुणांक जिसे बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यू रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठा के इसको इधर ले आते हैं, इसका एक जीरो कम करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा। सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा T2 का ये आएगा, यही आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इसका आराम से ले सकते हैं। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ है, रुक जाइए, एनसीईआरटी की बुक लाएं पहले, एनसीईआरटी की बुक गई कहाँ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या कह रहा है। आपके पास तीसरा क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, दिया है 15 मीटर लंबे तार, यानी लंबाई दी है, यानी L दिया हुआ है, ज्ञात क्या किया है, ज्ञात क्या क्या है, L बराबर कितना दिया है 15 मीटर। अब एक चीज, हाँ चलिए पहले इसको लिख लेते हैं फिर बताते हैं आपको। दूसरा क्या दिया है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है क्षेत्रफल, यानी एरिया दी है 6.0 इंटू 10⁻⁻7
मीटर स्क्वायर। ठीक है। अपेक्षणीय धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब उसमें धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है। प्रतिरोध दिया है, यानी आपका प्रतिरोध R मापा गया है कितना, 5.0 ओम। ठीक है, 5 ओम माना गया है। ठीक। प्रायोगिक ताप पर, मतलब जो तापमान है, प्रायोगिक ताप मतलब इसके लिए कोई एक तापमान दिया गया है। चलो कोई भी ताप है, मान लेते हैं T ताप पर है। ठीक, T ताप पर। ठीक है, कितने ताप पर, T ताप पर उसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर, उसका एरिया कितना है 6.022 और R दिया है ये। अब निकालना क्या है, पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालना है, यानी इसमें क्या निकालना है, आपको रो की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रो बराबर क्या होता है, इसका हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। कैसे पढ़ा है, इसका डेरिवेशन भी थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे, अगर थोड़ा मोटा डेरिवेशन रहेगा तो यहीं करके बता देंगे। हम जानते हैं कि प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के, और व्युत क्रमानुपाती किसके होता है, क्षेत्रफल के। यानी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती। ठीक। जब आप इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट यूज होता है जिसे आप कहते हैं रो, और रो बराबर होता है रो L/A आ जाता है। अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जरा समझिएगा। रो की वैल्यू निकालनी है, L दिया है, A दिया है, R दिया है, तो पहले हम इसको रो एक साइड कर लें, तो रो बराबर यहां से आ जाएगा RAL। ठीक, ये आ गया। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू कैसे रखेंगे भैया, देखिए, जैसे इसमें वैल्यू रखें तो जरा समझिएगा, रो बराबर यहां से आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी है 5 इंटू एरिया कितना दिया है 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन L की वैल्यू कितनी दी गई है 15। ठीक, तो भैया सॉल्व करिए। 5 से इसको काटेंगे, पूरा कट गया ये, तो 5 से एक बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, इसको 3 को इससे काटेंगे, ये आ जाएगा 2, यानी यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻�7। हाँ भाई, इसका मात्रक क्या होता है, चलिए मात्रक भी निकालते हैं। R का मात्रक क्या होगा, R का मात्रक क्या होगा ओम, एरिया का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक होगा मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो रो बराबर आ गया 2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ये आपका क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन, यानी फोर्थ भी आपका हो गया। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिल्वर तार है। चलिए इसको एक बार नोट करना चाहें, नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। क्वेश्चन में आप इसी पैटर्न पे कीजिएगा कि आपको ज्ञात क्या क्या है क्वेश्चन में, और क्या ज्ञात करना है, इस पे करेंगे, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा अगर आप पढ़े हैं तो, नहीं तो नहीं पढ़े हैं तो बात ही खत्म है भाई। ना पढ़ने वालों के लिए तो दुनिया में और काम है भैया, फिलहाल आप लोग पढ़ने वाले लोग हैं। चलिए ये है ना, हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है, चलो भैया थोड़ा सा जूम हो जाओ, क्वेश्चन दिखने लगे। हाँ ठीक है, जूम नहीं होता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिखता है। चलिए, सिल्वर की किसी तार का तापमान इतना है पर प्रतिरोध इतना है। ठीक, फिर कह रहा है 100 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध कितना हो जा रहा है ये। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने अभी किया है क्वेश्चन। इस पे कह रहा है कि आपका तापमान अगर 27.5 है, यानी ये T1 दिया है, तो R1 कितना हो जाएगा, कितना है भैया 2.1 ओम, 2.1 ओम। ठीक, कह रहा है 100 डिग्री तापमान पर, 100 डिग्री तापमान पर कितना है
R2। चलो भैया देखते हैं, यानी T2 बराबर क्या हो गया है 100 डिग्री तापमान, और ये कितना है R2 के बराबर है, और R2 है कितना 2.7 ओम R2 है, सॉरी, ठीक है। आपको निकालना क्या है, सिल्वर की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक, यानी ताप गुणांक कौन होता है भैया, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और आपने अभी पढ़ा है R2 माइनस R1 बाई R1 इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1। चलो इसमें अल्फा को एक साइड रखते हैं, इधर ले आते हैं, यानी थोड़ा सा हमको छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए समस्या क्या है कि एक साइड बुक लाना पड़ता है, और बुक लाना पड़ना ज़रूरी हो गया है। तो चलिए देखिए, R2 माइनस R1 अपॉन R1 होता है, और ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा T2 माइनस T1। इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस T1, और ये बराबर होगा अल्फ़ा के। अब इसमें मान रख लीजिए और आप निकाल लीजिए, इतना तो हो ही जाएगा। कैलकुलेशन में तो आप लोग महारत हासिल है। कैसे मान रखेंगे, R2 की वैल्यू कितनी दी गई है भैया 2.7 माइनस R1 कितना है 2.1 अपॉन R1 कितना है 2.1, T2 माइनस T1 100 था 27 था, यानी 100 माइनस 27, अरे माइनस है भैया, थोड़ा सा इसको सही से लिखें, माइनस 27.5, यही क्या आ जाएगा अल्फ़ा। तो ऊपर आएगा 0.6 अपॉन, इसको सॉल्व करो, 2.1 100 में से इसको घटा दो भैया, यह आएगा 5, यहाँ आएगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 72.8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर से कर लीजिए, चाहे आपकी कैलकुलेशन तो तेज है ही है, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे निकाला गया है, T1 दिया है, T2 दिया है, R1 दिया है, R2 दिया है, अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है, ये ज्ञात है और ये ज्ञात करना है, फॉर्मूला ये है, ये इनके बीच का संबंध है, आपके पास आंसर आ गया। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर हो पाए तो, नहीं तो ठीक। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठे कितना क्वेश्चन बचा है, 4 क्वेश्चन के लिए एक नए वीडियो में मिलेंगे हम आपसे, ठीक है। छठे क्वेश्चन में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा ज़्यादा लंबा वीडियो दिक्कत कर देता है। नाइक्रोम के ताप का तापमान अवयव एक इतने वोल्ट बैटरी से संयोजित किया गया है, मतलब ये आपका V दिया गया है, ठीक, 230 वोल्ट। प्रारंभिक I ये है, अंतिम I ये है। यदि कमरे का तापमान ये हो जाता है तो ताप का अस्थायी ताप क्या होगा, यानी T2 निकालना है। लेकिन ताप परिसर में औसत प्रतिरोध गुणांक, यानी ताप का गुणांक, यानी अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है भैया। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी गई है, T1 भी दिया है शायद और T2 भी दिया है। यदि कमरे के ताप में है तो तापमान का अस्थायी ताप क्या होगा, ठीक, T1 ये है। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसे आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, इसको कर ही लेते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ है नहीं बढ़िया बढ़िया, तो आपको लग रहा है बढ़िया है थोड़ा सा, लेकिन हम आपको करा दे रहे हैं बढ़िया वाला। चलिए कराते हैं। देखिए पहले इसको डिलीट कर लिया जाए, अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए। पहले देखिए क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या है, V की वैल्यू दी गई है भैया 230 वोल्ट है। हाँ, I की वैल्यू दी गई है प्रारंभ में, I कितना दिया गया, सॉरी I कहाँ रहे, हाँ I ही तो है। हाँ, I1 दिया गया है कितना 3.2 एम्पियर। I2 कितना दिया गया है भैया, I2 दिया गया है 2.8। वाह, करंट घट रही है। तो ये कह रहा है कुछ सेकंड में इतना हो जाता है,
तो यदि प्रारंभ में तापमान यानी T1 की वैल्यू कितनी दी गई है 27, T2 की वैल्यू आपको निकालनी है और यहाँ पे अल्फा की भी वैल्यू दी गई है। ताप गुणांक कितना है 1.70 इंटू 10 की पावर 4 -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चलिए देखा जाए भाई, हमारे पास तो ऐसा कोई क्वेश्चन फॉर्मूला है ही नहीं। तो जनरली क्या होता है कि आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला ना हो करके आपके पास एक फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला ऐड करके आप कुछ चीज़ें वहाँ से निकालेंगे और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं T2 की वैल्यू आप निकालते कैसे थे अभी तक, R2 माइनस R1 अपॉन R1 होता था और ये बराबर होता था अल्फा T2 माइनस T1। लेकिन अब समस्या ये है कि यहाँ पे करंट और वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं है। तो रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करें, निकालेंगे। किसकी सहायता से, ध्यान रखिए आपको V और I दिया है। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक, यहाँ से आपको ये निकालना है, T2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक, ये ज्ञात करना है आपको, ये ज्ञात है। तो हम लोग पहले R1 निकालेंगे। पहला काम क्या रहेगा, R1 को निकाला जाए। R1 को कैसे निकाला जाएगा जरा समझिएगा। हम ओम्स के लॉ से जानते हैं V = होता है IR। तो अगर हम वोल्टेज I करंट बह रहा है तो इसके लिए R1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम R1 निकालना चाहें तो V/I1 हो जाएगा। तो V/I1 की वैल्यू रख दो 2.30 अपॉन I1 की वैल्यू है 33.2। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ बढ़ाओ 0, ठीक। अब यहाँ से आपको मिल गया है R1, यानी R1 कितना मिला है 32। ध्यान रखिएगा यहाँ पॉइंट हटाए हैं तो ऊपर 0 बढ़ाए हैं, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि 3.2 है आप 32 लिखे हैं। 32 इसलिए लिखा गया है कि यहाँ 230 लिखा है और यहाँ से पॉइंट हटा है, यहाँ 0 बढ़ गया है, ठीक। ऐसे ही R2 भी निकालो भैया। R2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, V/I2। V कितना है 2.30 अपॉन I2 कितना है 2.8। तो इसकी वैल्यू निकाल लो भैया, यहाँ फिर हटाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, 230 अपॉन 28, ठीक। अब यहाँ से आपको R1 मिल गया, यहाँ से आपको R2 मिल गया। इस फॉर्मूले में R1 माइनस R2/R1 अल्फा T2 माइनस T1, ये T2 निकाल लीजिए यहाँ से रख करके। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, सीधा डिवाइड करो 23 बाई 32। तो देखते हैं कैसे इसको, इसकी टेबल पढ़ो, 5 टाइम जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 4 1, 7 3 21, 1 22। यहाँ से आ गया आपका 6, यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया 0। इसको ले जाओ 5 बार, ठीक। तो 5 बार अगर ले जाओगे तो हमको लग रहा है 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 1 16, ये आ गया 75 ओम। और इसके बारे में भी देख लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा डिवाइड कर दीजिए। तो इसके लिए R1 की वैल्यू आ गई है आपकी 75, R2 की वैल्यू क्या आ गई है, चलिए इसको भी कर लेते हैं, 28 डिवाइडेड बाई 300। आप तेज़ी से कर लीजिएगा तो कर लीजिए भैया, 28 को कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा डिवाइड कहाँ करते हैं, चलो करते हैं, चलो इसको कर लेते हैं 14, इसको 2 से करेंगे 1 2 नहीं, हाँ 1 1 5 0। फिर इसको कर लेते हैं, आप यहाँ डिवाइड कर लीजिए, 14 1 1 5 0, यहाँ आ जाएगा, देखिए 14 आया है, ठीक। अब देखिए इसमें डालिए, कितना जाएगा, 8 जा
हाँ 8 बार जाएगा, 9 बार जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 8 बार जाएगा। 8 बार कितनी बार जाएगा, 8 वाइन ले जाइए तो इसको हो जाएगा 14, 8 जा, ठीक। ये आ गया आपका 30, ठीक। 228.20, ठीक। तो 1 आता जाएगा, तो 82.11 आ गया, ठीक। तो इसमें R2 की वैल्यू जो आई है वो आएगी 82.11। इसको आप मैच कर लीजिएगा, आप माहिर हैं मैथ में डिवाइड करने में, तो आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 82.11 ओम, ठीक। ये 72 ओम 75, ये आ गया 82। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, रखो भैया, रखो। कैसे हो जाएगा, R2 माइनस R1, ये R2 है आपका, तो 82.11 माइनस 75। एक चीज़ हमको लग रहा है ये वाला कटना चाहिए पूरा, नहीं कट रहा है तो फिर भी देख ही लेते हैं। तो अगर ये आया है तो यहाँ आ जाएगा कितना, 75 इक्वल टू कितना है 1.7 T2 माइनस इंटू 10 टू पावर और भी है ना, 10 टू पावर माइनस 4 T2 माइनस कितना है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, 27 है ना, 27 डिग्री है, कहाँ है 27 डिग्री, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा भैया इस पे रख करके, कितना हो जाएगा T2 माइनस 27। सॉल्व कर लेंगे इसको, जो भी आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है, छठे क्वेश्चन तक का कर लिया है, क्योंकि 7वां क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। अभी आपके पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, 7वां, 8वां और 9वां। इसके लिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इनका रिवीजन कर लीजिएगा और आप अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, और ये जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं इसको भी किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।